हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऐप पर एग्जाम बेटा पर। और यहां पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट को। यानी फर्स्ट चैप्टर का नोट्स मैं यहां पर कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको नीचे लिंक दिया गया है जिससे आप नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसी का एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है और हर एक पॉइंट जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो या फिर आपको समझने की जरूरत हो, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये नोट्स का नाम क्या लिखा गया है, एनसीईआरटी ट्यूटोरियल नोट्स। ये हमारा चैनल है, यूट्यूब पर चैनल है, आपको पता है, आप वहीं से आए हैं। ठीक है, अब इस चैनल का नाम धीरे धीरे क्या चेंज हो जाएगा, एग्जाम बेटा हो जाएगा। ठीक है, वो आप ध्यान रखिएगा, भविष्य में जब आप सर्च करें तो हो सकता है कि आपको एग्जाम बेटा नाम से चीजें मिले हमारे चैनल पर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है हमारे आसपास के पदार्थ। यहां पर इस चैप्टर में हमें डिस्कस किस चीज के बारे में करना है, हमें डिस्कस करना है मैटर के बारे में। अब मैटर होता क्या है, सबसे पहले यह समझते हैं, तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हम क्या सब पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे शुरुआत सबसे पहले किस चीज के साथ की गई है, मैटर के डेफिनेशन के साथ की गई है। क्या कहा जा रहा है यहां पर कहा जा रहा है, मैटर का डेफिनेशन है, ऑल द थिंग्स which occupy space and have mass are called as matter। दुनिया में वो सभी चीजें जो कि कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है, वो क्या है, मैटर है। मतलब क्या, मतलब दुनिया में जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, वो सारी क्या है, मैटर हैं। समझ गए। अब जैसे मेरा शरीर क्या है, मैटर है। अब ऐसे देखिए, मैटर है और मैटर से बना हुआ है, दोनों लगभग सेम चीजें हैं। समझ गए। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर ये पेन ही लेता हूं। ठीक है, ये पेन अगर प्लास्टिक का है तो हम कहेंगे कि भाई कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं भाई कार्बन है, कार्बन का ही बना हुआ है। ठीक है, कार्बन एटम से मिलकर के बना हुआ है। वही चीज है, हमारे दुनिया में जो भी चीजें हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बनी है, जो कि आगे आप पढ़ेंगे, एटम से, मॉलिक्यूल से बनी है। ठीक है, तो यहां पर यही चीज है कि दुनिया में जो भी चीजें हैं जिनका कुछ मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो क्या है, मैटर है। समझ गए। जैसे कुछ भी आप सोचिए, कुछ भी इमेजिन कीजिए जो कि आपको दिख रहा है, आपके दुनिया में है। आप अंतरिक्ष में कुछ भी देख लीजिए, आप अपने पृथ्वी पर कुछ भी देख लीजिए। जैसे ये पेन, मेरा शरीर, ये कैमरा, ये कमरा, ये लाइट, ये आपको लाइट मतलब ट्यूबलाइट बात हो रही है, यहां पर आपको ये पर्दा हो गया, दीवार हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारी चीजें मैटर हैं, सभी चीजें पदार्थ हैं। ठीक है, अभी दो कंडीशन क्या है, पहला तो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए और दूसरा उसके पास मास होना चाहिए, मतलब उसके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। जैसे ये पेन, सिंपल सी चीज है, इसका कुछ मास है। जी हां, हमें वेट फील होता है। मास और वेट अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर हमें जो फील होता है वो है वेट, और मास मतलब कि इसके अंदर कुछ कंटेंट अवेलेबल है, कुछ मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, अब ये इसका कुछ मास है, प्लस में ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। देखिए इसका कुछ डायमेंशन है, इसका लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है ना। तो भाई ये चीजें हैं, कोई भी दुनिया में पदार्थ, कोई भी थिंग जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास है, वो क्या है, मैटर है। अब यहां पर देखिए यही चीज कहा गया है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, द एयर, फूड, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट्स, एनिमल्स, वाटर, सैंड एक्सेट्रा, कोई भी चीज। तो भाई सवाल आपके मन में यह भी आ सकता है कि दुनिया में ऐसी क्या चीजें हैं जो कि एक प्रकार से मैटर नहीं है। तो मैटर नहीं होने का मतलब कि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, मास नहीं है, क्या है भाई, सबसे पहला तो हम जो फील करते हैं, जो इमोशन है हमारा, वो कोई मैटर नहीं है। समझ गए। इसी प्रकार से जो इमेजिनेशन हम करते हैं वो मैटर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका कुछ मास नहीं है, उसका कुछ वेट नहीं है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो वही चीज है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे बात है कि भाई मैटर है, हमें पता चल गया, दुनिया की सारी चीजें मैटर से बनी हुई है, ये भी हमें पता चल गया। अब यहां पर बात है कि भाई मैटर को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तो स्टडी हम लोग कैसे करते हैं, तो उसको एक प्रकार से कैटेगराइजेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर अलग अलग टाइप ऑफ मैटर को हम लोग स्टडी करते हैं। ये सिर्फ मैटर की बात नहीं है, दुनिया में कहीं भी कुछ भी आप स्टडी कीजिएगा तो इसी प्रकार से चीजें की जाती हैं।
समझ गए? जैसे एलिमेंट्स को हम लोग स्टडी करेंगे तो अलग अलग टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, या फिर हम लोग मैटर को स्टडी करेंगे तो उसके अलग अलग टाइप्स बना देंगे। तो ये चीज हम करते हैं ताकि चीजों को अच्छी तरीके से समझा जा सके, पढ़ा जा सके, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर है उसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग प्रकार के मैटर को यहां पर हम लोग देखेंगे। अब यहां पर एक चीज आपके किताब में समझाया गया है, वो है अर्ली क्लासिफिकेशन। मतलब कि आज के 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ मैटर का, वो हम समझ लेते हैं। फिर हम आज की दुनिया में जो क्लासिफिकेशन यूज होता है वो समझेंगे। तो यहां पर कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बाय अर्ली इंडियन फिलोसफर्स। देखिए बात यह है कि क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों करते हैं? ताकि चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ा जा सके। अब मैटर के बारे में पढ़ने के लिए आज हमारे पास बहुत व्यवस्था है और बहुत ज्यादा हम जोर भी लगाते हैं पूरे साइंस में, पूरे टेक्नोलॉजी में, कि भाई ये चीज कैसे होता है, वो चीज कैसे होता है, वो चीज कैसे होता है। तो आज साइंस इतना डेवलप हो गया है तो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में क्वेश्चंस आज आना शुरू हुए। लोग हजारों सालों से जिज्ञासा से भरे हुए थे। लोग हजारों सालों से चीजों को जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे, समझना चाहते थे, और ये चीज भारत में भी थी। तो आज के 1000-2000 साल पहले जो लोग थे उन्होंने भी मैटर को समझने के लिए क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। लेकिन उनका क्लासिफिकेशन कुछ दूसरा था। क्या था क्लासिफिकेशन? उन्होंने मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया वो 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया कि दुनिया में जो भी चीजें बनी हुई हैं वो इन 5 चीजों से मिलकर के बनी हुई हैं। कौन कौन सी चीजें? आपका यहां पे स्काई हो गया, फायर हो गया, अर्थ हो गया, एयर हो गया और वाटर हो गया। और इन 5 चीजों को मिलाकर कहा जाता है पंच तत्व। क्या कहा जाता है? पंच तत्व। आपने ये अपने आसपास ये शब्द बहुत सुना होगा कि हमारा शरीर पंचतत्व से बना हुआ है, जब हम मरेंगे तो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, इस प्रकार की चीजें सुनी होंगी। तो ये कहां से आया भाई? ये आया है कि हमारे समाज के पुराने जमाने के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर का क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया था कि दुनिया की सारी चीजें इन्हीं 5 चीजों से मिलकर के बनी हुई हैं। ठीक है, अब भाई बात करते हैं आज के जमाने की। मतलब कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, तब मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? तो मैटर का क्लासिफिकेशन आज के समय में हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। 2 प्रकार से। पहला प्रकार कौन सा है? फिजिकल स्टेट के आधार पर, मतलब कि जो मैटर है उसका फिजिकल स्टेट क्या है। और दूसरा हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं केमिकल नेचर के आधार पर। ठीक है, दोनों को हम जरा सा स्मॉल समझते हैं, मतलब थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि यहां पर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल स्टेट के आधार पर क्लासिफिकेशन, और जो केमिकल नेचर के ऊपर क्लासिफिकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब कि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो आइए ये जरा सा फिजिकल स्टेट के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है इसको जरा सा देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब आप क्या समझते हैं? फिजिकल स्टेट सिंपल सा चीज है भाई, कोई भी चीज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है? मतलब वो छूने में हमें हार्ड फील होता है, या फिर लंपी फील होता है, या फिर वो एयर जैसा एकदम फील होता है, ये चीज यहां पर है। इस स्टेट के आधार पर हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस आधार पर क्लासिफिकेशन 3 प्रकार के हो गए। पहला हो गया आपका सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, और तीसरा हो गया गैस। 3 क्लासिफिकेशन होगा, बहुत ही इजी है, सिंपल सी बात है कि मैटर का स्टेट क्या है। मैटर सॉलिड फॉर्म में है, मैटर लिक्विड फॉर्म में है, या फिर मैटर गैसियस फॉर्म में। 3 स्टेट हो गए। अब यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है, यानी कि केमिकल नेचर की बात होती है। केमिकल नेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो यहां पर देखिए केमिकल नेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर सिंपल ये है कि यहां पर हम लोग क्लासिफाई, इसको सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन जो करते हैं केमिकल नेचर के आधार पर, वो है प्योर एंड इम्प्योर का। मतलब प्योर सब्सटेंस, दुनिया में जितने भी हमारे मैटर हैं वो 2 फॉर्म में है, मतलब केमिकल नेचर के आधार पर। पहला तो या तो वो प्योर है और दूसरा क्या है? इम्प्योर है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों चीजें क्या है भाई? प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है वैसे सब्सटेंसेस जो कि सिर्फ 1 टाइप ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। समझ गए? प्योर सब्सटेंस हो गया जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अब देखिए प्योर आप अपने आसपास के समाज में, दुनिया में सुनते हैं, देखते हैं, तो प्योर का मतलब यहां दूसरा होता है। प्योर का मतलब क्या होता है भाई?
प्योर घी, प्योर मिल्क मतलब क्या, उसमें मिल्क है, कुछ दूसरा चीज नहीं मिलाया गया है। घी तो उसमें कुछ दूसरा चीज नहीं मिलाया गया है, वो सिर्फ घी है। लेकिन यहां पर जब हम साइंस में प्योर का मतलब बात करते हैं तो साइंस में प्योर का क्या मतलब होता है, मतलब कि सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल। समझ गए? जैसे अगर हम लोग क्या करें, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर में क्या है, ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो वहां पर हम क्या भर रहे हैं, ऑक्सीजन भर रहे हैं, O2 भर रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि वो सिलेंडर में ऑक्सीजन प्योर है। मतलब क्या, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन भरा हुआ है, कोई भी दूसरा यहां पर एलिमेंट या फिर कंपाउंड नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है। समझ गए? क्लियर बात है। अब यहां पर अगर हम लोग प्योर को समझ गए हैं तो अब इंप्योर की बात करते हैं। इंप्योर का मतलब आप अब बिल्कुल समझ गए होंगे, प्योर का बिल्कुल उल्टा, मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एक सिर्फ आपका एलिमेंट या फिर आपको कंपाउंड नहीं है, एटम या फिर कंपाउंड नहीं है, बल्कि उसमें कई सारे हैं, एक से ज्यादा हैं। समझ गए? अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो प्योर सब्सटेंस आप समझ गए, इंप्योर भी बेसिक आप समझ गए इंप्योर का क्या मतलब हुआ। लेकिन प्योर में आपको क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे या फिर कंपाउंड्स आ जाएंगे। एलिमेंट्स मतलब क्या, जो कि सिंगल एटम हो गया आपका, जो एलिमेंट जैसे कि आयरन हो गया, ये चीजें आप आगे पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में 4th चैप्टर में। ठीक है, एलिमेंट्स हो गया, उसके बाद कंपाउंड हो गया, जो एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनते हैं, वो आपके आ गए प्योर सब्सटेंसेस में। ठीक है, मतलब कि बेसिक चीजें जिनको कि हम तोड़ नहीं सकते हैं, जो कि बेसिक यूनिट है। ठीक है, इसके बाद इंप्योर में क्या आ जाएगा, इंप्योर का मतलब वही एक से ज्यादा चीजें मिली हुई हैं, मतलब कि जिसको यहां पर सिंपली क्या कहा गया है, मिक्सचर कहा गया है। अब यहां पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस इतना ही छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में यही चीज आपको ज्यादा डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो ये चीजें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अब यहां पर आगे बढ़े तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सी चीजें मैटर हैं। क्या चेयर मैटर है, जी हां। एयर मैटर है, जी हां। लव मैटर है क्या, लव मैटर नहीं है, क्योंकि लव क्या है, एक इमोशन है। क्या स्मेल मैटर है, जी हां स्मेल मैटर है। क्यों मैटर है स्मेल, क्योंकि जब हम किसी चीज को स्मेल करते हैं ना, तो स्मेल में वो पार्टिकल, रियल पार्टिकल हमारे नाकों तक पहुंचता है, तब हम उसको फील करने पाते हैं। तो स्मेल क्या है, मैटर है, जी हां है। क्या हेट मैटर है, जी नहीं हेट मैटर नहीं है। क्या आलमंड्स मैटर है, जी हां। थॉट मैटर है क्या, थॉट मैटर नहीं है। कोल्ड मैटर है, कोल्ड मैटर नहीं है, कोल्ड हम लोग फील करते हैं, कोल्ड नाम का कुछ चीज होता नहीं है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मैटर है क्या, जी हां कोल्ड ड्रिंक मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है क्या, जी हां मैटर है। क्योंकि जब हम परफ्यूम का स्मेल करते हैं परफ्यूम को, तो उसमें परफ्यूम के पार्टिकल्स हमारे नाकों तक पहुंचते हैं, तब हम उसको फील करने पाते हैं। समझ गए? और यहां पर यही चीज कहता है, हेट, थॉट, लव एंड कोल्ड आर नॉट मैटर, ये चीजें मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे इमोशंस हैं, जिनका रियल में कुछ मास नहीं होता, रियल में कुछ स्पेस एक्वायर नहीं करते हैं। ठीक, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आ गया, आगे हमारे सामने आ गया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब भाई क्या हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग मैटर के बारे में सभी चीजें पढ़ रहे हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मतलब क्या, जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर क्या है, ये चीज यहां पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही स्मॉल हैं, बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मैटर बना हुआ है। ठीक, अब यहां पर इसी चीज को आइए समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, बेसिक डिटेल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत मतलब सिंपल सी चीजें हैं, कुछ खास चीजें थोड़ी ना है ये सारी। अब यहां पर क्या कह रहा है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, जितने भी मैटर हैं दुनिया के वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब साइंस की शुरुआत हो रही थी, जब इन चीजों के बारे में जानकारी जुटाया जा रहा था, खोजा जा रहा था, तब बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो दो ग्रुप्स में बटे हुए थे। ये चीज आपके एनसीईआरटी में बताया गया है, एनसीईआरटी वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, वहां पर लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है। साइंटिस्ट दो ग्रुप में बटे हुए थे, दो कैटेगरीज में बटे हुए थे। एक ग्रुप कहता था कि जो दुनिया में मैटर्स हैं वो पार्टिकल से बने हुए हैं,
मतलब स्मॉल 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 पार्टिकल जो है ना वो एक साथ आते हैं और एक बड़ा मैटर बनता है। दूसरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कहता था कि जी नहीं, मैटर जो है ना वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब बड़ा सा मैटर होता है और उसको तोड़ तोड़ करके हम लोग यूज करते हैं। मतलब क्या, इतना बड़ा आयरन है उसको हमने तोड़ा 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 और छोटा छोटा बना के हम लोग यूज करेंगे। दूसरा ग्रुप कह रहा है कि नहीं नहीं, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल होता है, उसको जोड़ जोड़ करके हम लोग बड़ा आयरन बनाते हैं। इस प्रकार से दो ग्रुप्स में बटे हुए थे। जब यहां पर बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तब कौन सी बात सही हुई? बात सही ये हुई कि जो दुनिया में मैटर हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं, पार्टिकल से मिलकर के बना हुए हैं। मतलब जो भी आप सॉलिड देख रहे हैं, जैसे ये भी क्या है, सॉलिड है, ये भी स्मॉल पार्टिकल्स, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप लगा करके जूम करके देखें तो हमें बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स मिलेंगे जिनसे कि मिलकर के ये हमारा पेन बना हुआ है। तो ये बेसिक बात है कि भाई जितने भी मैटर हैं हमारी दुनिया में वो पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। अब यहां पर देखिए आपके लिए एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी जो कि आपकी किताब में भी दी गई है। यहां पर एक्टिविटी क्या कहता है, यहां पर आपको क्या करना है, यहां बीकर लेना है। अब यहां पर बीकर लेना है, बीकर में वाटर लेना है और उसका लेवल नाप लेना है, और यहां पर इसमें साल्ट या फिर शुगर को डाल देना है और इसको ग्लास रॉड की मदद से थोड़ा सा स्टर कर देना है। ठीक है, दस जो साल्ट होगा वो वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा, लेकिन यहां पर वाटर का लेवल आपको चेंज नहीं करेगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है और उसी स्पेस के बीच में जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो आकर के बैठ जाते हैं। यहां पर पार्टिकल्स ऑफ वाटर लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट होगा। ठीक है, सॉल्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आकर के बैठ जाते हैं, जिससे कि यहां पर हमें वाटर का लेवल राइज होते हुए नहीं दिखता है। अब यहां पर देखिए हमारे ऐप का नाम आप देख रहे हैं एग्जाम बीटा। आप इसको दूसरे बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं जिनसे कि वो डाउनलोड करके पढ़ सकें। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या है, आगे यहां पर है हमारे सामने कुछ चीजें। जैसे यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक सेकेंड, यहां देखिए, यहां पे ज्यादा आपको अच्छे से दिख रहा है। ये मान लीजिए आपका जो ग्लास है जिसमें कि आप बीकर है जिसमें वाटर लिया था आपने, आप इनके बीच में देख रहे हैं कि खाली खाली स्पेसेस हैं। तो जब हम साल्ट वाटर में डालते हैं तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो इन्हीं खाली स्पेसेस में आकर के बैठ जाते हैं और वहीं से आपका वाटर का लेवल राइज नहीं होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपकी किताब में भी है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे। तो कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मैटर बना हुआ होता है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो वैसे तो आपको पहले से ही जानकारी होगी कि हमारे आसपास के जो मैटर हैं वो एलिमेंट्स के बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए हैं, कंपाउंड के बने हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर इसी चीज को आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किया गया है। यहां पर क्या एक्सपेरिमेंट है कि आपको बीकर लेना है, उसमें 2 से 3 क्रिस्टल डाल देने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। इसके जगह पर आप लोग इंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका इंक होता है, या फिर आप एक प्रकार से जो नील होता है ना, नील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उजाला वगैरह जो आता है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे, इसका 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और उसको अगले 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिर उसका 10 ml लेंगे और उसको फिर 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे। इस प्रकार से देखिए यहां पर क्या है, आपने लिया 100 ml वाटर बीकर में, उसमें 10 ml आपने क्या डाल दिया, इंक डाल दिया, या फिर कुछ ड्रॉप्स आपने डाल दिए इंक के, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट आपने डाल दिया। इसका 10 ml लिया, यहां डाला, फिर इसका 10 ml लिया, यहां डाला, फिर इसका 10 ml लिया, यहां डाला। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जितनी बार आप ऐसा करते जाएंगे आपको अगले बीकर में थोड़ा सा कलर आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि जो आपने इंक डाला या फिर पोटेशियम परमैंगनेट डाला, एक ड्रॉप इंक में या फिर 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट में, वहां पर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे, जो कि इतने में से आपको इतना थोड़ा यहां आया तो इतने में फैल गए,
फिर यहां से थोड़ा सा आया, यहां पे पूरा फैल गए, फिर इतने में से यहां आया तो यहां पे पूरा फैल गए। मतलब कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे जिन्होंने अपना प्रभाव यहां पर दिखाया। यही चीज है कि जो आपके मैटर हैं वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट उस चीज को दिखाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स है इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है देख लेते हैं। कहता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दीज आर एज फॉलोज। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कई सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो कि यहां पर हम देख रहे हैं। क्या प्रॉपर्टीज है भाई? पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तीन यहां पर कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं मैटर के पार्टिकल्स के। मतलब जो भी दुनिया में मैटर है उसके जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें ये तीन प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी। चाहे मेरे शरीर के पार्टिकल्स ले लें, आपके शरीर के पार्टिकल्स, ये दीवालों के पार्टिकल्स, या फिर ये पेन का, या फिर वाटर का, या फिर गैस का, एयर का, सबके पार्टिकल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगा। सारे पार्टिकल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो सबसे पहली चीज हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होता है। तो यहां पर आपको बहुत इजी चीज है, अभी तुरंत मैंने आपको दिखाया कि भाई जब हम लोग सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं या फिर उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यही चीज बेसिक पॉइंट है, देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और एक्टिविटी क्या शो कर रहा है, वही एक्टिविटी है। हम लोग क्या करेंगे, बीकर में वाटर लेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, शुगर डालेंगे या फिर हम लोग सॉल्ट भी डाल सकते हैं, उसको डिसॉल्व करेंगे, ग्लास रॉड की मदद से उसको स्टर करेंगे और यहां पर जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। लेकिन वाटर का जो लेवल है वो चेंज नहीं होगा, जितना पानी था उतना ही पानी रहेगा। मतलब कि यहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और बीकर में इतना पानी है, उसमें हमने क्या किया, इतना ला करके चीनी डाल दिया या फिर हमने सॉल्ट डाल दिया, और जब हम इसको स्टर करके डिसॉल्व कर देंगे तो वाटर का लेवल इतना ही रहेगा, इससे ऊपर जाकर के इतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर जो खाली स्पेस है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, वो स्पेस इन सॉल्ट के पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। अभी तुरंत आपने ये चीज देखा। यही चीज है कि देखिए वाटर है, मान लीजिए वाटर के पार्टिकल्स हैं जो कि इस प्रकार से फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम लोग सॉल्ट ला करके डाल देते हैं या फिर शुगर डाल देते हैं तो जो शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो इन पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है वहां पर जाकर के बैठ जाएंगे, वहां पर जाकर के स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे और यहां पर वाटर का लेवल राइज नहीं होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट एक प्रकार से दिखाता है कि भाई देखो, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इनफ स्पेस होता है, बहुत खाली जगह होता है। अब यहां पर आगे यही क्वेश्चन है जो कि बेसिक क्वेश्चन है, द सॉल्ट डिसॉल्व्स इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। व्हाई? दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ water. This shows that matter is made up of particles and also particles of matter have space between them. तो यही चीज है जो हमने अभी तुरंत बात किया कि यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में खाली जगह होता है, जहां पर आपको दूसरे जैसे सॉल्ट या फिर शुगर के पार्टिकल्स जाकर के बैठ जाते हैं, उससे वाटर लेवल हमारा राइज नहीं करता है। ठीक है, अब यहां पर अगला क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट, शुगर, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट इजीली मिक्स बिटवीन वाटर पार्टिकल्स? दिस इज बिकॉज देयर आर इनफ स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वही चीज है भाई, फिर से वही बात है। मतलब क्या, खाली जगह होता है, बहुत सारा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। अब आगे बात करें तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने दूसरा प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहां पर इसको भी हमें प्रूफ करना है। यही चीज कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोग एक प्रकार से देख लेते हैं, उसके बाद इसका एक्टिविटी देखेंगे। ठीक, पॉइंट्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। वही बात है, कंटिन्यूअसली मूविंग, कॉन्स्टेंटली इन मोशन, लगातार वो मोशन में रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। जैसे यहां पर देखिए,
मैटर के पार्टिकल्स से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। समझ गए क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब कहता है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस इन विथ राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे स्पीड पार्टिकल्स का बढ़ता जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग देखें कोई भी मैटर है, अगर हम लोग उसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। मतलब क्या होगा, मतलब कि वहां पर जो पार्टिकल्स हैं उनका स्पीड बढ़ जाएगा। आगे कहता है सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब यहां पर बात है कि पार्टिकल्स का स्पीड क्यों बढ़ जाता है। स्पीड इसलिए बढ़ जाता है कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हीट एनर्जी प्रोवाइड हम लोग करते हैं उससे मैटर के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, जिससे उनका जो मोशन का स्पीड है वो बढ़ जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर आप लोग देखें, उदाहरण के लिए कोई भी आप सॉलिड ले लें, सॉलिड में जैसे कि आप लोग आयरन ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं। लोहा आपको दिख रहा है कि सॉलिड है, वो एकदम अपना शेप नहीं चेंज कर रहा है। तो मतलब क्या, मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो मोशन है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर उसी आयरन पीस को हम क्या करते हैं, नीचे से फ्लेम लगा करके हीट करने लगते हैं, तो वो आयरन को अगर आप देखेंगे तो अगर 500 डिग्री, 700 डिग्री, 1000, 2000, 3000 डिग्री पर अगर हम लोग गर्म कर दें उसी आयरन को, तो वो आयरन पीस क्या हो जाएगा, वो आयरन पीस लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा आपका और फ्लो करने लगेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर जो आयरन है उसको हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से आयरन के जो पार्टिकल्स थे उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, और जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के फॉर्म में आ गए, मतलब वो फ्रीली मूव करने लगे, उनका मोशन इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। समझ गए, तो ये पॉइंट है। अब यहां पर आगे वही बात है, एक्टिविटी टू शो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एक्टिविटी क्या है, अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हॉट वाटर में डालना है और दूसरा आपको कोल्ड वाटर में डालना है, और उनको आपको स्टर नहीं करना है, और यहां पर आपको क्या करना है, छोड़ देना है कि क्रिस्टल पानी में नीचे बैठ जाए और खुद से वो डिसॉल्व हो। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि जो ये कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट आपने डाला है वो जब हॉट वाटर में आप देखेंगे तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, मतलब जो घुलने का स्पीड है वो ज्यादा होगा, और वहीं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है कोल्ड वाटर में ये क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर में आपका जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स का वो हाई है, और वहीं जो कोल्ड वाटर है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका क्या है, लो है। तो यहां पर आपको ये जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा और कोल्ड वाटर में डिसॉल्व होने में ज्यादा समय लेगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है व्हेन द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव्स फास्टर, व्हाई। With increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. So, with increase in temperature, particle moves faster. मतलब यही बात है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है पार्टिकल्स का, जिससे कि यहां पर पार्टिकल्स फास्टर मूव करने लगते हैं। इसके बाद आगे हम लोग अगर देखें तो आगे अगला क्वेश्चन आता है, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ। मतलब कि जो यहां पर मिक्सिंग का रेट है, दो आपको सब्सटेंसेस के मिक्सिंग का रेट है, क्या वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है? जी हां, बिल्कुल चेंज होता है। तो क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है? तो यहां पर यही है कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी वजह से टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से यहां पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से रेट ऑफ मिक्सिंग इंक्रीज करता है। यही बात है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमें पढ़ना है, ठीक है भाई। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन कहता है डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर मिक्स विथ ईच अदर ऑन देयर ओन। मतलब यहां पर यह है, अभी तुरंत हमने देखा, हमने क्या किया, यहां पर वाटर लिया, वाटर में इंक हमने डाल दिया, और इंक को हमने डाल करके या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, जो भी आप डाल सकते हैं घुलने के लिए, वो हमने डाल दिया और उसको हमने छोड़ दिया कि भाई तुम खुद से डिसॉल्व हो जाओ।
तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर आपस में मिक्स कर रहे हैं, खुद से, खुद की क्षमता पे, मतलब अपने से डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, यही आपका डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन देखिए अलग जगहों पर अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा। जैसे कि आप अगर बायोलॉजी में पढ़िएगा डिफ्यूजन, तो वहां पर आपको एक अलग डेफिनेशन बताया जाएगा। यहां पर जो डिफ्यूजन का डेफिनेशन बताया जा रहा है वो यहां के हिसाब से है, समझ गए। वहां पर आपको मिलेगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है, इस प्रकार की बातें मिलेंगी। तो वो हम वहां पर देखेंगे। आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने ये डेफिनेशन गलत बोल दिया, नहीं, वो यहां के हिसाब से, यहां का छोटा सा डेफिनेशन हम लोग बात कर रहे हैं जो कि यहां के हिसाब से, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो आगे यहां पर कहता है कि दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये तो आपको पता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस खाली जगह होता है जहां पर दूसरे पार्टिकल्स आकर के बैठ जाते हैं और वो दो सब्सटेंसेस आपस में घुल मिल जाते हैं, जैसे वाटर साल्ट, वाटर शुगर, वाटर कॉपर सल्फेट, वाटर इंक। ये सब आपस में जो मिलते हैं, घुलने का जो प्रोसेस है बिना किसी आउटर इंटरवेंशन के, मतलब हम लोग स्टर नहीं करेंगे, उसको आपस में घुलने देंगे अपने फ्रीली एक निश्चित टेम्परेचर पे, तो वो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। अब बात है कि डिफ्यूजन आपका सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। हमने अभी देखा कि हमने वाटर में इंक डाला, वाटर में हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला या फिर कॉपर सल्फेट डाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफ्यूजन आपका वाटर में होगा, नहीं, डिफ्यूजन आपका सॉलिड में भी होता है। कैसे होता है, जैसे जब हम अलॉय वगैरह बनाते हैं और भी कई प्रोसेस हैं जहां पर डिफ्यूजन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है और इसी प्रकार से जो गैसेज हैं आपके आसपास, इनमें भी डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन सभी जगहों पर होता है, समझ गए। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। मतलब क्या, मतलब यहां पर यह है कि जो आप नदियां देखते हैं, नदियों में आप देखते हैं कि किनारा है, मतलब ये आपको किनारा हो गया यहां पर, और यहां पर पानी पूरा भरा हुआ है, पूरा ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर जो वाटर का सरफेस है और ऊपर क्या है, एयर है, नीचे आपका वाटर है। अब यहां पर जो एक्वेटिक लाइफ रह रहे हैं, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहने वाले जीवों को भी जिंदगी के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन कहां से आता है, ऑक्सीजन इसी डिफ्यूजन से आता है। मतलब जो ऊपर एयर है और नीचे वाटर है वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं। जो ऊपर में ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और उसमें डिफ्यूज हो जाता है, जिसको कि एक्वेटिक लाइफ, मतलब जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो लेते हैं, मछली वगैरह लेते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो यहां पर यही चीज है कि जो आपका डिफ्यूजन है वो आपके नेचर में बहुत सारे जगहों पर, हर जगहों पर नेचुरली होते रहता है, समझ गए। अब यहां पर आगे डेफिनेशन बताएगा। डेफिनेशन क्या है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। इस ये दोनों डेफिनेशन का मीनिंग मतलब लगभग सेम है, ठीक है। दोनों में से कोई लिखेंगे बात बराबर है, ठीक है। अब डिफ्यूजन को जरा सा हम लोग देख लेते हैं तस्वीरों में, ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। तो यहां पर देखिए, ये आपको इंक जब खुलता है तो इस प्रकार से घुलता है। इंक अगर ड्रॉप करेंगे तो आपको डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन जरा सा मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए डिफ्यूजन। यहां पर अगर आप लोग देखें तो दो टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, एक ब्लैक पार्टिकल्स है, एक रेड पार्टिकल्स है। दोनों का खुद का मोशन होता है, कॉन्स्टेंटली इन मोशन होते हैं पार्टिकल्स। तो अगर आप इनको छोड़ दें, खुद से मिलने दें, तो ये अपने मोशन की वजह से अपना क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे और ये क्या कर जाएंगे, आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे। तो इस प्रकार से डिफ्यूजन आपका होता है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या सवाल पूछता है, बोलता है कि व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड के कंपैरिजन में हायर क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर लिक्विड स्टेट में जब कोई पार्टिकल होता है, जब कोई हमारा सब्सटेंस होता है, तो उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं और उनका एक प्रकार से दो चीजें होती है। पहला तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास ज्यादा होता है और दूसरा उनके बीच में स्पेसेस ज्यादा होते हैं। सॉलिड में आपको स्पेसेस कम होते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो यहां पर अगर आप सॉलिड देख रहे हैं तो ये देखिए, सॉलिड जो आप देख रहे हैं उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है और गैसेस में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है। तो दो रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक तो ज्यादा होता है लिक्विड्स में और दूसरा कि वहां पर स्पेसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है, यहां पर डिफ्यूजन का रेट लिक्विड में ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाई डज द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब कि कभी आपके कमरे में अगर गर्म खाना रखा हुआ हो तो उसका आपको स्मेल बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन अगर कहीं पर ठंडा खाना रखा हुआ है तो उसके स्मेल सूंघने के लिए आपको काफी करीब जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका गर्म खाना होता है, गर्म खाना का टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब क्या? पार्टिकल्स का मोशन का स्पीड ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा जल्दी ट्रैवल करके आपके नाकों तक पहुंचेगा। लेकिन अगर कहीं ठंडा खाना रखा हुआ है तो उसका मतलब क्या? मतलब कम टेम्परेचर, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम। काइनेटिक एनर्जी कम तो मतलब स्पीड, मोशन का स्पीड कम, जिसकी वजह से वो आपके नाकों तक नहीं पहुंचेगा। यही चीज है। यही बात कहता है कि एट लोअर टेम्परेचर पार्टिकल्स इन कोल्ड फूड हैव लो काइनेटिक एनर्जी। लोअर टेम्परेचर पर ठंडे खानों में क्या होता है? लो काइनेटिक एनर्जी होता है। एट हायर टेम्परेचर्स पार्टिकल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर, हेंस ड्यू टू दिस smell of hot sizzling food reaches you several meters away but to get the smell from cold food you have to go close। यही बात है। क्या बात है भाई? कि गर्म खानों में एनर्जी ज्यादा होगा, मोशन का स्पीड ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो आप तक जल्दी पहुंचेगा। अब यहां पर क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या ये आपस में डिफ्यूज करते हैं? जी हां, डिफ्यूज करते हैं। इनका आपस में इंटरमिक्सिंग हो सकता है। जैसे उदाहरण हमने देखा कि जो एक्वेटिक लाइफ होता है, वाटर होता है नदियों में, तालाबों में, उनमें एयर का वाटर मिक्स हो जाता है। कैसे होता है? तो भाई सॉलिड मतलब लिक्विड वाटर और आपका गैस एयर, उनका आपस में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। सॉलिड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं। जी हां, कर सकते हैं। व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर होल वाटर बिकम्स स्वीट विदाउट स्टिरिंग इट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ शुगर इनटू वाटर। सिंपल उदाहरण है कि सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं। जी हां, कर सकते हैं। एग्जांपल, आप जब शुगर या फिर सॉल्ट डालते हैं वाटर में तो वो क्या है? सॉलिड का वाटर में डिफ्यूजन है। अगर हम उसको स्टर नहीं करें, वाटर को स्टर नहीं करें, फिर भी वो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा, भले ही उसका रेट थोड़ा स्लो रहेगा। ठीक है, आगे क्या है? वन लिक्विड कैन बी डिफ्यूज्ड इनटू अनदर लिक्विड, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं। जी हां, कर सकते हैं। जैसे यहां पर कहें एज पार्टिकल्स ऑफ बोथ द लिक्विड आर इन रैंडम मोशन एंड विल बिकम इक्वल थ्रू आउट, दिस इज अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल जब हम वाटर में डालते हैं या फिर हम लोग इंक डालते हैं वाटर में, तो ये भी क्या है? लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन का उदाहरण है। गैस कैन बी डिफ्यूज्ड इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड में हम लोग गैस को डिफ्यूज कर सकते हैं, या स्टेट की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस इन एयर विच डिसॉल्व इन वाटर बाय डिफ्यूजन, वाटर में डिफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक्वेटिक लाइफ का हमने उदाहरण देखा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट जो हैं, एक ध्यान रखिएगा, पानी के अंदर सिर्फ आपके जानवर नहीं रहते हैं, बल्कि वहां पर प्लांट्स भी रहते हैं जो कि पानी के अंदर ही जिंदा रहते हैं। तो उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी क्या चाहिए होता है? CO2 चाहिए होता है, जो कि उनको कैसे मिलता है? CO2 आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, उससे मिलता है। मतलब कैसे? डिफ्यूजन की मदद से डिसॉल्व हो जाता है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारा थर्ड फीचर आ गया, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया हमारे पार्टिकल्स के मैटर का। ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उनके बीच में फोर्स काम कर रहा होता है। जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स लगता है। जैसे कि पृथ्वी हमें खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उसी प्रकार का एक फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है लेकिन फोर्स है, जिसकी मदद से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स होल्ड्स द पार्टिकल टुगेदर, ये फोर्स आपके पार्टिकल्स को साथ में होल्ड करके रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग मैटर में, अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड आपके इतने रिजिड क्यों होते हैं? जैसे ये पेन है, सॉलिड है, इतना रिजिड क्यों है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लिक्विड आपको लिक्विड क्यों होता है? कि उसके थ्रू हम हाथ पार कर लेते हैं, या फिर वो फ्री फ्लो करता है, फ्लूइड के रूप में वर्क करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आपका लिक्विड है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, वो सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। और वहीं अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो गैसेस को आप देख रहे हैं, यहां पर कोई गैसेस का कोई वैल्यू ही नहीं है।
गैसेस को हम ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, गैसेस में हम गाड़ी दौड़ा सकते हैं, खुद चल सकते हैं, गैसेस के बीच में एयर है ना, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं ना सब चीज। तो कैसे कर पा रहे हैं? ऐसे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है। समझ गए? मतलब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में भी है, लेकिन वो सॉलिड या फिर लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे कहता है कि दिस इज द रीजन दैट द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर स्प्रेड ड्यू टू लेस अट्रैक्टिव फोर्स वेयर सॉलिड रिमेन रिजिडली अटैच्ड। सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है। क्यों? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड या फिर गैस में बहुत ही कम होता है। Activity to so particles of matter attract each other. Take an iron nail, piece of chalk, rubber band, try to breaking them by hammering, cutting और stretching. मतलब हैमर लीजिए, चौक लीजिए, रबर बैंड लीजिए, उनको कट, हैमर, स्ट्रेच करने का कोशिश कीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, समझ गए? It is easier to break the chalk, less easy to break the rubber, and difficult to break the iron nail. This is because the particle in the iron nail are held together with greater force than the rubber band or chalk. ठीक है, वही बात है। आगे यहां पर हमारे सामने क्या है? नेक्स्ट टॉपिक अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं, यानी जो मैटर है वो किस किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिटेल में यहां पर बात करेंगे। अगर हम दुनिया में मैटर के स्टेट्स की बात करें तो मैटर के टोटल स्टेट्स 5 हैं। समझ गए? तो 3 यहां पर जो कि आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा 2 और होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो 2 मैंने अभी नाम लिए, ये दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं। यहां पर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पढ़ने हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ये 3 आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे और इन्हीं को आप जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहां पर एक प्रकार से तीनों मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज हम समझेंगे और उससे लगभग सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले हम लोग सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड के प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो वैसे सॉलिड क्या होता है ये आपको पता होगा। सॉलिड जो ये क्या है? ये एक प्रकार का सॉलिड है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सॉलिड में क्या खास होता है? सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका शेप डेफिनिट होता है, वॉल्यूम उसका फिक्स्ड होता है। जैसे यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये पेन है, ये क्या है? एक सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है। मतलब क्या? ये रिजिड है। मतलब क्या? इसका शेप क्या है? डेफिनिट है। इसका शेप चेंज नहीं होता है। आपको इसका शेप चेंज करने के लिए फोर्स लगाना होगा, ताकत लगाना होगा, तोड़ना होगा, तब इसका शेप चेंज होगा। और साथ में इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम कितना ये स्पेस एक्वायर करता है। इसका वॉल्यूम ऐसा नहीं है कि इतना आपने रखा तो फूल करके इतना बड़ा हो जाएगा या श्रिंक करके इतना सा हो जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होगा। ये हमेशा डेफिनिट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इसके बाद दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। मतलब कि यहां पर इसका बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट रहेंगे। मतलब अलग अलग जो आपके सॉलिड के सब्सटेंसेस रहेंगे उनका बाउंड्री क्या रहेगा? डिस्टिंक्ट बाउंड्री रहेगा, एकदम क्लियर कट बाउंड्री रहेगा। जैसे इसका देखिए, इसका जो शेप है उसी शेप का आपको एकदम डेफिनिट बाउंड्री मिल रहा है कि यहीं तक इसका बाउंड्री है। इसी प्रकार से अगर मैं कुछ उठा लूं, जैसे ये डायरी उठा लूं, तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का सॉलिड है। इसका भी बाउंड्री आपको डेफिनिट एकदम डिस्टिंक्ट बाउंड्री मिल रहा है कि यहीं तक इसका बाउंड्री है। समझ गए? और इसके पार्टिकल्स कहां तक हैं? यहीं तक है। समझ गए? इसके बाद द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। जो यहां पर पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब कि सभी अगर मैटर के पार्टिकल्स को कंपैरिजन करें, सभी टाइप्स को कंपैरिजन करें, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है? लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। समझ गए? इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, अगला प्रॉपर्टी देखें, तो यहां पर कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, रिजिड होता है, उसके शेप को चेंज हम नहीं कर सकते हैं, वो अपने फॉर्म को एकदम मेंटेन करके रखता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। अब यहां पर मैंने कहा, क्या कहा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और साथ में यहां पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी, उन पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी लो है। इसकी वजह से क्या होगा? जो यहां पर जो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का वो मिनिमम होगा। मिनिमम होगा कहने का मतलब क्या है?
मतलब कि हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं लिक्विड से और गैस से। लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होंगे उनका मूवमेंट इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। सबसे कम किसका होगा? यहां पर सॉलिड के पार्टिकल्स होगा। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बहुत ही कम इनको कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस मतलब क्या? मतलब फोर्स लगाकर ऐसे हम लोग दबा नहीं सकते। जैसे अगर आप लोग देखें, जैसे आपने कई बार एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि आप पिस्टन लेते हैं, पिस्टन वगैरह बचपन में खेलते होंगे, तो उसमें वहां पर आप लोग फोर्स लगा करके एयर को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एयर को कंप्रेस करके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। कैसे? तो ऑक्सीजन एयर से लेते हैं या जहां से भी लें, उस ऑक्सीजन को कंप्रेस करके जबरदस्ती फोर्स लगा करके भर दिया जाता है। इसी प्रकार से जो एलपीजी सिलेंडर आता है आपके घर में, उसमें जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो रियलिटी में गैस होता है, उसको कंप्रेस करके दबा करके हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गए? उसी प्रकार से लिक्विड को भी कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन जो सॉलिड होता है वो लीस्ट कंप्रेसिबल होता है। मतलब कि इसको कंप्रेस करना इतना आसान नहीं। हां भाई देखो, हजारों टन का ताकत लगा दोगे तो हो सकता है कि तुम सॉलिड को भी कंप्रेस कर दो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर तुम बात करो तो सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है। तीनों के कंपैरिजन में देखो, यहां पर तुमको जो भी समझना है याद रखना है ना, तीनों के कंपैरिजन में ध्यान रखना है कि सॉलिड गैस के मुकाबले, लिक्विड के मुकाबले, लिक्विड गैस और सॉलिड के मुकाबले। तो यहां पर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो गैस और लिक्विड के मुकाबले में ये लीस्ट कंप्रेसिबल है। ठीक है, इसके बाद देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है सॉलिड में वो सबसे कम होता है। सबसे कम कहने का मतलब क्या? गैस और लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपसे सॉलिड का प्रॉपर्टीज पूछे तो यहां से आप लिख सकते हैं। आगे यहां पर बात करें तो अब हमारे सामने है लिक्विड। लिक्विड की बात करें तो यहां पर हम लोग लिक्विड के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो लिक्विड क्या होता है आपको पता है, यानी कि जो पानी हम लोग देखते हैं, जो ऑयल हम लोग देखते हैं, ये सारे आपके लिक्विड फॉर्म से। ठीक, कहता है कि लिक्विड्स हैव नो डेफिनिट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड होते हैं उनका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, लेकिन उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे अगर आप पानी लें तो पानी को किसी भी शेप के कंटेनर में डाल लें वो उसी शेप का हो जाएगा। आप अगर ग्लास में डालें तो ग्लास का शेप हो जाएगा, आप अगर जग में डालें तो जग का शेप हो जाएगा, बाल्टी में डालें तो बाल्टी का शेप हो जाएगा। लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स्ड कहने का मतलब क्या है? मतलब कि अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी जो है वो हर जगह पे 1 ही लीटर रहेगा। आप ग्लास में लें, जग में लें, बोतल में लें या फिर टंकी में लें, कहीं भी आप रख दें 1 लीटर पानी, वो पानी 1 लीटर ही रहेगा, वो उससे ज्यादा या फिर कम नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, हम लोग वॉल्यूम को सिंपली नापते हैं यहां पर लीटर में, लेकिन हम लोग यहां पर वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब वगैरह में भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज है। जैसे 1 मीटर क्यूब आपका करीब 1000 लीटर होता है। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर यह चीज आपको समझाया गया है, नो फिक्स्ड शेप, मीनिंग लिक्विड कैन टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वही चीज है कि जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखेंगे वही शेप वो ऑक्यूपाई कर लेता है, अपना शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, अब आगे कहता है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहने का मतलब क्या है? मतलब जो यहां पर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो जगह होता है सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन गैसेस से कम होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लिक्विड के बीच में पार्टिकल्स आपको कुछ ज्यादा दिख रहा है। किसके कंपैरिजन में? यहां पर हमारे सॉलिड के कंपैरिजन में। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इंटरमीडिएट होता है। मतलब क्या? मतलब सॉलिड से ज्यादा लेकिन गैसेस से कम। ठीक है, इसके बाद यहां पर कहता है, आगे क्या कहता है? कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। फिर से वही बात है भाई कि देखो तीनों को हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ रहे हैं। जो हमारा लिक्विड है उनके बीच में, जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है लेकिन गैसेस से ज्यादा है। ठीक है, आगे कहता है कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। फिर से वही बात, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोर देन, जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैसेस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दे आर लेस कंप्रेसिबल।
मतलब क्या, मतलब यहां पर सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल है, लेकिन जो गैसेस हैं उनसे कम कंप्रेसिबल है। तो यहां पर लेस कंप्रेसिबल के जगह पर आप क्या लिखेंगे, इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं, या फिर इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं कि भाई सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है या फिर गैसेस से कम होती है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहता है कि देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैसेस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। मतलब यहां पर क्या है भाई, जो गैसेस होते हैं इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है और साथ में कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। मतलब क्या, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है मतलब क्या, मतलब कि अगर आप लोग देखें कोई, जैसे ये बोतल में लेता हूं, इस बोतल में हम लोग देख रहे हैं, इस बोतल में हम लोग 1 लीटर एयर डाल सकते हैं, या फिर हम लोग अपने एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर कम कर दें तो यहां पर 1 लीटर के जगह पर आधा लीटर भी आ जाएगा। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा दें एटमॉस्फेयर का, और जैसे ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे मान लीजिए बोतल खुला हुआ है और मैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ा दूं तो यहां पर 1.5 लीटर एयर भी आ जाएगा या फिर 2 लीटर एयर भी आ जाएगा। तो यहां पर बात है कि जो गैसेस होते हैं इनका डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होता है और डेफिनिट शेप भी नहीं होता है। जिस कंटेनर में आप एयर को, गैसेस को डालेंगे वो शेप वो ले लेगा। समझ गए। अब यहां पर बात करें तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस मैक्सिमम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो गैसेस हैं वो इस प्रकार से फ्रीली मूव करते हैं। यहां देखो एयर है, एयर में क्या है, गैसेस है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो सबसे कम है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, पार्टिकल्स का मूवमेंट मैक्सिमम होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स का वो हाई होता है, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, मतलब तीनों के कंपैरिजन में सबसे हाई होता है। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, ये सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। मैंने उदाहरण भी दिया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा हुआ होता है या एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी भरा हुआ होता है, वो गैसेस होते हैं, लेकिन उनको कंप्रेस करके हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि उनको कंप्रेस करके लिक्विड में बदल देते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है हमारे गैसेस में वो हाईएस्ट होता है, वो सॉलिड लिक्विड सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर आप गैसेस को देख रहे हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा है, यहां पर इनका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, स्पीड ऑफ मूवमेंट सबसे ज्यादा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, डिफ्यूजन का रेट सबसे हाईएस्ट है, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों से हाई है। ठीक है, तो यहां पर कंप्रेसिबल का मतलब ही समझाया गया है। तो कहता है कंप्रेसिबल मीनिंग इफ समथिंग इज कंप्रेसिबल इट्स वॉल्यूम कैन चेंज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू इट, मतलब प्रेशर अप्लाई करके हम लोग वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जैसे आपको लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में बताया गया, जो कि आपके घर में कुकिंग गैस आता है, जो कुकिंग सिलेंडर आता है उसमें जो गैस होता है वो क्या होता है, गैस होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करके उस सिलेंडर में भरे हुए होते हैं। इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होता है, वहां पर भी ऑक्सीजन को कंप्रेस करके ही सिलेंडर में भरा जाता है। इसी प्रकार से जो सीएनजी होता है जिसका कि फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको भी फ्यूल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। यहां भी वही कहानी है, गैस है लेकिन हम लोग कंप्रेस कर देते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही चीज आपको यहां पर कंप्रेसिबिलिटी दिखाया जा रहा है कि यहां पर देखिए जो गैसेज होते हैं वो हाई कंप्रेसिबल है, मतलब यहां पर एयर भरा हुआ है, उसको हमने यहां पर फोर्स लगाया और उसका वॉल्यूम हमने चेंज कर दिया। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड की बात करें या फिर सॉलिड की बात करें तो यहां पर जब लिक्विड के ऊपर इस प्रकार से हम लोग फोर्स लगाएंगे तो यहां पर इसका वॉल्यूम चेंज बहुत मुश्किल से होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा हमें ताकत लगाना होगा, तब हो सकता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो जाए। और इसी चीज का यूज हम लोग कहां करते हैं, जो हम पिस्टन यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक यूज करते हैं, जो हमारा जेसीबी मशीन काम करता है, जिसमें कि आप देखते हैं जेसीबी मशीन ऐसे 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 उठता है, किसकी मदद से उठता है, वो लिक्विड की मदद से उठता है, लिक्विड की मदद से। क्यों, क्योंकि एक तरफ से ताकत लगाया जाता है, पाइप के जरिए हैंडल कनेक्टेड होता है और वहां पर वो पिस्टन आगे की ओर मूव कर जाता है।
इसी प्रिंसिपल पर, इसी कंप्रेसिबिलिटी पर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे बर्नौलीज थ्योरम है, और भी चीजें हैं जो कि आगे के क्लासेस में आप लोग पढ़िएगा कि ये फंक्शन कैसे करता है। लेकिन यहां पर बेसिक चीज समझिए कि जो लिक्विड होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। सॉलिड में तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, और गैसेज में क्या होती है, हाईएस्ट होती है। अब यहां पर एक चीज है कि देखिए, जो लिक्विड और गैसेस होते हैं, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर अब आपके सामने आ गया सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बीच में डिफरेंस, और डिफरेंस में वही पॉइंट हम कवर करने वाले हैं जो कि अभी हमने बात किया, उसी से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, यही चीज, सबसे पहला पॉइंट क्या भाई, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैसेस का ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, पहला पॉइंट कवर हो गया। दूसरा पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है, सॉलिड में मिनिमम होता है, हमारे लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, और यहां पर गैसेस में मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सॉलिड में मैक्सिमम है, लिक्विड में इंटरमीडिएट है, और गैसेस में मिनिमम है। इसके बाद चौथा, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। पार्टिकल का मूवमेंट क्या होता है, मिनिमम होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंटरमीडिएट होता है, मतलब सॉलिड से ज्यादा लेकिन गैसेस से कम, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा। इसके बाद बात करें तो यहां पर आपका आ गया 5, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, यानी कि यहां पर हमारे जो सॉलिड होते हैं वो लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, मतलब कि गैसेस से कम कंप्रेसिबल होते हैं, और दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, गैसेस मोस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। आगे कहता है कि देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में होता है। यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से ज्यादा होता है, और यहां पर गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर हमारे सामने क्या है, आगे यहां पर डेंसिटी आपको समझाया गया है, तो डेंसिटी आगे आप फिजिक्स वगैरह में समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम डेंसिटी की बात करें, वैसे डेंसिटी आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, डेंसिटी के बारे में कहता है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्यों बताया जा रहा है, तो यहां आइए देखते हैं। तो यहां पर कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब कहता है एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। मतलब क्या, मतलब कि कितना वॉल्यूम में कितना मास है, एक डिफिनिट वॉल्यूम में कितना मास है। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो एयर, अगर हम लोग मान लो 1 मीटर क्यूब लेते हैं तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, मास कितना है, बहुत कम है। इसी प्रकार से चिमनी में, अगर चिमनी से जो हवा निकलता है, गैसेस निकलते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, तो उसमें एक, मान लो हम साइज कितना ले रहे हैं, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब ले रहे हैं। ठीक है, इसमें यहां पर अगर एयर इतना रखें हम, तो इसमें पार्टिकल्स नॉर्मल एयर के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन चिमनी का एग्जॉस्ट का हवा डालें तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होंगे, डर्ट पार्टिकल्स होंगे, धुआं होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग हनी लें, वाटर लें, चॉक लें, कॉटन लें, तो सब में हमको एक डिफिनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स हैं, मैटर है, उसकी क्वांटिटी अलग अलग मिलेगी। सबसे कम किस में मिलेगा, एयर मिलेगा, उसके बाद चिमनी से निकलने वाले एग्जॉस्ट में मिलेगा, फिर कॉटन में मिलेगा, फिर वाटर में, फिर हनी में, फिर चॉक में, फिर आयरन में। मतलब आयरन में क्या, 1 मीटर क्यूब अगर हम लोग ले रहे हैं, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, तो उसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे किसमें, आयरन में। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या है, वाई लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब यहां पर एक दो क्वेश्चन को आपस में मिला दिया गया है। पहला कि भाई जो लिक्विड है उसका, सॉरी एक ही क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है। ठीक है, सही बात है भाई, तो हमने देखा कि आयरन का डेंसिटी ज्यादा होता है और हमारे जो वाटर है उसका डेंसिटी कम होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो आइस है, जो बर्फ है, वो वाटर पर फ्लोट कर जाता है। फ्लोट कब करता है कोई भी चीज, जब डेंसिटी कम होगा। मतलब कि अगर आप देखें तो पानी के ऊपर कौन सी चीज तैरेंगी, जिसका डेंसिटी कम होगा।
अब यहां पर हमारा सॉलिड है, आइस क्या है, सॉलिड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो पानी पर तैर जा रहा है। क्यों तैर रहा है? हमने तो पढ़ा कि सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है हमारे वाटर से, ठीक है, मतलब लिक्विड से। तो यहां पर कहता है कि आइस इज सॉलिड बट इट हैज मोर स्पेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या? मतलब कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्रीज किया जाता है, बर्फ में कन्वर्ट किया जाता है, तो बर्फ जब पानी बनता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो बढ़ जाते हैं। समझ गए? मतलब आइस में आपको पार्टिकल्स के बीच का स्पेसेस ज्यादा होते हैं वाटर के कंपैरिजन में। इस वजह से यहां पर वॉल्यूम आइस का बढ़ जाता है वाटर के कंपैरिजन में, और इस वजह से जो आइस है उसका डेंसिटी कम हो जाता है वाटर के कंपैरिजन में। इसलिए यहां पर आइस फ्लोट करता है। समझ गए? अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको समझने हैं। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? मतलब द कंडीशन विच डज नॉट अल्टर द शेप ऑफ सॉलिड। मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आपको एक ऐसा फीचर हम कह सकते हैं, यहां पर कंडीशन ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं सुधार दूंगा, जो आप नोट्स डाउनलोड करेंगे उसमें ये चीज गलती नहीं रहेगी, ठीक है। एक ऐसा फीचर है कि भाई यहां पर जो शेप ऑफ सॉलिड है उसको अल्टर नहीं कर सकते। मतलब ये पेन है, इसकी रिजिडिटी क्या है? मतलब ये एक प्रकार से कितना इसको हम लोग को स्ट्रेस लगाना पड़ेगा कि इसका शेप चेंज कर सके या फिर इसका हम लोग शेप चेंज कर सके, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या? मतलब कि यहां पर प्रेशर लगा करके उसके वॉल्यूम को चेंज करना। इसके बाद फ्लूइडिटी, फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद शेप तो आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्सटेंस जब मोशन में होता है उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे आपके सामने क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिया, सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, गैस पढ़ लिया। अब यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तीनों स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग एक दूसरे में चेंज कैसे कर सकते हैं। मतलब सॉलिड को लिक्विड कैसे बना सकते हैं, सॉलिड को गैस कैसे बना सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर कहता है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कहता है कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में एक फर्क हमें बहुत ऑब्वियस दिखता है कि यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में, उन पार्टिकल्स के बीच की दूरी अलग अलग होती है। जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, और वहीं अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो यहां पर हमारा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है, उस आधार पर हम देखेंगे कि भाई कौन सा पार्टिकल लिक्विड है, कौन सा सब्सटेंस लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है। समझ गए? तो यहां पर क्या है कि सॉलिड में पार्टिकल के बीच में स्पेस सबसे कम, लिक्विड में आपका इंटरमीडिएट, और गैसेस में पार्टिकल के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर हमारे सामने हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हमें किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? पार्टिकल्स के बीच का जो दूरी है, स्पेस है, उसको कम कर देना होगा। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। इसी प्रकार से किसी लिक्विड को अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो अगर हम यहां पर इस लिक्विड के पार्टिकल के बीच का स्पेस अगर हम लोग बढ़ा दें तो वो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो पार्टिकल के बीच का स्पेस को चेंज करके हम लोग यहां पर जो सब्सटेंस है उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, गैस को लिक्विड में हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर यही बात है जो मैंने कहा, वही चीज, इफ वी मैनिपुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। रिडक्शन और इंक्रीज ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन स्टेट। मतलब पार्टिकल के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा दें या घटा दें तो इस प्रकार का चेंज हम लोग ला सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को सॉलिड हम लोग कर सकते हैं। अब यहां पर कहता है कि ये चेंज हम लोग कैसे करेंगे? मतलब पार्टिकल के बीच की दूरी को हम लोग कैसे बदलेंगे? तो पार्टिकल के बीच की दूरी को हम लोग दो तरीके से बदल सकते हैं। पहला तो टेम्परेचर चेंज करके और दूसरा प्रेशर चेंज करके।
समझ गए? प्रेशर चेंज करके या फिर टेम्परेचर चेंज करके। टेम्परेचर चेंज करके कैसे बदलते हैं भाई, तो आइए उसको पढ़ते हैं। वैसे आपने अभी तक तो थोड़ी थोड़ी ये बातें समझ ली होंगी कि भाई जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो क्या होता है, पार्टिकल मोशन में आता है, उसका एनर्जी बढ़ता है और वो फ्लो करने लगता है। मतलब सॉलिड को गर्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। लिक्विड को गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, गैस। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, अब आइए उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कहता है कि when a solid is heated it changes into liquid, when a liquid is heated it changes into gas, when a gas is cooled it changes into liquid, and a liquid is cooled it changes into solid। सिंपल सी बात है भाई, वही बात है कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड गैस में बदल जाएगा, और जब गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल क्या है, यही चीज सिंपल उदाहरण है भाई कि इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर, वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम। ठीक है, इफ स्टीम इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर, वाटर इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू आइस। बहुत सिंपल सा चीज है, बेसिक चीज। क्या कह रहा है, सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे गैस बनेगा, गैस को ठंडा करोगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करोगे सॉलिड बनेगा। अब यहां पर वाटर की बात करें तो वाटर किस किस कंडीशन में, किस किस स्टेट में होता है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर से अगर कम हो टेम्परेचर तो सॉलिड रहेगा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई खास नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस जिसको कि हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कहते हैं, इस कंडीशन में जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और ये वाटर कहलाता है। इसी प्रकार से जब टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री को क्रॉस करता है, 100 डिग्री के आने पर हमारा बॉइलिंग होने लगता है और वेपराइजेशन होने लगता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो वाटर है वो गैस फॉर्म में हो जाता है, जिसको कि हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है, आगे यहां पर हमारे सामने है मेल्टिंग फ्यूजन। अब फ्यूजन मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग आपको पता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस हुआ वो हमारा मेल्टिंग कहलाता है। ठीक, यही चीज है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। मतलब मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं, और मेल्टिंग का मतलब क्या, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना। अब देखिए ये डेफिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, मैं जो आप नीचे डाउनलोड कीजिएगा नोट्स उसमें डेफिनेशन ये थोड़ा मैं सुधार दूंगा। ठीक, तो यहां पर क्या कहता है, मेल्टिंग का मतलब क्या या फिर फ्यूजन का मतलब क्या, मतलब कि हम लोग सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में यहां पर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये हमारा कहला रहा है फ्यूजन। मतलब फ्यूजन या फिर मेल्टिंग दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे क्या कहता है, वाई सॉलिड व्हेन हीटेड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मतलब कि जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो वो लिक्विड में क्यों कन्वर्ट कर जाता है, तो भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सॉलिड को हीट किया जाता है, जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं या फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और उनका जो मोशन होता है वो ज्यादा स्पीड में होने लगता है और वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। इसकी वजह से पार्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद जो पार्टिकल्स हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। और मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कहता है कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब देखिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हमने दो चीजें पढ़ी कि या तो आप प्रेशर चेंज कर दो या तो टेम्परेचर चेंज कर दो। तो भाई हम कह रहे हैं कि एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या, मतलब सी लेवल पर जहां पर हम लोग रहते हैं, यहां पर जो प्रेशर है नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेयर का उतना ही प्रेशर रखो, और टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट कर जाएगा वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा। प्रेशर हमें चेंज नहीं करना है, समझ गए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री और 273 केल्विन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आप क्या समझ रहे हैं, यहां पर आपने पढ़ा सेल्सियस भी पढ़ा, केल्विन भी पढ़ा। अब केल्विन क्या होता है, केल्विन होता है एसआई यूनिट टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन, और यहां पर हम लोग जनरली यूज करते हैं 273 केल्विन।
अब यहां पर अगर आपको केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो यहां पर फॉर्मूला है K इक्वल टू C प्लस 273, K इक्वल टू C प्लस 273। मतलब कि जितना सेल्सियस है उसमें 73 ऐड कर दो तुमको केल्विन मिलेगा, और जितना केल्विन है उसमें 273 माइनस कर दो तो तुमको सेल्सियस मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे हमारे सामने क्या है, लैटेंट हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। लैटेंट हीट आप अगर समझ गए तो बहुत एक तरीके से अच्छी चीज आप समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसके पहले जो चीजें थी वो उतनी कुछ खास नहीं थी, वो सिंपल सिंपल चीजें थी। तो यहां पर क्या कहता है, यहां पर हम लोग मेल्टिंग और फ्यूजन का उदाहरण से समझेंगे कि लैटेंट हीट क्या होता है। वैसे मैं अपने तरीके से भी समझा दूंगा। कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, when the ice reaches its melting point, even after heat is given to it, it keeps on changing the state of ice without showing any increase in temperature। कहता है कि देखो तुमने क्या किया, बर्फ लिया, बर्फ को तुम गर्म कर रहे हो। मतलब कि मान लो कि बर्फ के तुमने क्यूब्स लिए हैं, क्यूब्स रखे हुए हैं एक कंटेनर में, और उसको तुम लोग क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। अब तुम हीट जब देने लगे तो यहां पर इस बर्फ का तुम टेम्परेचर भी चेक कर रहे हो लगातार, और टेम्परेचर तुमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ हमारा पहुंच चुका है। लेकिन यह बर्फ क्या हो रहा है, पिघल रहा है। बर्फ पिघलने लगा। बर्फ पिघल करके क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। लिक्विड यहां पर नीचे पूरा भर रहा है नीचे में। लेकिन तुम देख रहे हो कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई तुम जो यहां पर हीट दे रहे हो ये कहां जा रहा है, टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है। तो यहां पर कहता है कि जो तुम हीट दे रहे हो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है तुम्हारे बर्फ के द्वारा, सॉलिड को, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में। और यहां पर तुमको किसी भी प्रकार का टेम्परेचर चेंज नहीं दिखता है। मतलब 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं होता है। समझ गए? यही चीज कहता है कि द हीट इज यूटिलाइज्ड बाय दैट आइस टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट मैटर इनटू वाटर। मतलब कि यहां पर आइस को लिक्विड में यानी कि वाटर में कन्वर्ट करने में वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसलिए वहां पर तुमको टेम्परेचर राइज होते हुए नहीं दिखता है। कहता है कि एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। इट इज नोन एज द लेटेंट हीट। कहता है कि देखो यहां पर अब तुम देख रहे हो कि जब तुम इस बर्फ को गर्म कर रहे हो, बर्फ गर्म हो रहा है, ये आइस पिघल भी रहा है, लिक्विड भी बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हीट एनर्जी कहां जा रहा है, तो ये हीट एनर्जी इस आइस के पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है लिक्विड बनने के लिए। और ये जो तुम्हारा पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स हैं, वो इस हीट एनर्जी को अपने पास रख ले रहे हैं, एब्जॉर्ब करके रख ले रहे हैं, और क्या बन गए, लिक्विड बन गए। तो यहां पर ये जो हीट एनर्जी है जो कि यहां पर इस सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में लगा, वो हीट एनर्जी ही लैटेंट हीट कहलाता है। जो कि यहां पर तुमको टेम्परेचर चेंज में नहीं दिखेगा, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस मैटर के द्वारा, सब्सटेंस के द्वारा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में। समझ गए लैटेंट हीट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज है कि वो हीट एनर्जी जो कि पार्टिकल्स के द्वारा या फिर हमारे सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्टेट चेंज के दौरान। मतलब क्या, मतलब जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में यह चीज होता है, लैटेंट हीट होता है। समझ गए? तो यहां पर वो एनर्जी क्या है, लैटेंट हीट कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर लैटेंट हीट हमें दो प्रकार के पढ़ने हैं। पहला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या, फ्यूजन मतलब क्या, हमारा मेल्टिंग। ठीक है, तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट पर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा हूं, मेल्ट के दौरान जो लैटेंट हीट एब्जॉर्ब होता है वो हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। मतलब क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, हम यहां पर ले रहे हैं 1 kg सॉलिड। कितना ले रहे हैं? 1 kg सॉलिड ले रहे हैं, और इस 1 kg सॉलिड को हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। इस 1 kg कितना है? 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट एनर्जी लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। समझ गए? अब यहां पर क्या कंडीशन है कि हमारा यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। समझ गए कि मतलब, फिर से इसको मैं हिंदी में समझा रहा हूं। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जो हीट एनर्जी लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे एक चीज, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। कहता कि पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। वाई? कह रहा है कि आपने क्या किया, यहां पर एक बीकर लिया, उसमें बर्फ रखा, बर्फ को आपने क्या किया? गर्म किया। अब गर्म करके आपने टेम्परेचर चेक किया तो 0 डिग्री सेल्सियस है। आप यहां पर टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, आप यहां पर हीट दे रहे हैं। टेम्परेचर कितना है इस बर्फ का? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहां पर आपने दूसरा बीकर लिया, दूसरे बीकर में आप क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, और यहां पर हीट दे करके आपने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया है? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है। यह क्या हो गया? वाटर हो गया, लिक्विड बन चुका है, और इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये आइस है, ये लिक्विड है। हीट दे करके आपने इसको क्या किया? लिक्विड बना दिया। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि यहां पर जो ये लिक्विड है ना, इसके पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगा इस हमारे आइस के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने इस बर्फ को गर्म करके इसको लेटेंट हीट प्रोवाइड किया, और वो लेटेंट हीट जो है वो इस पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, और वो क्या बन गया? लिक्विड बन गया। लेकिन ये बर्फ है, भले ही 0 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन इसके पास वो लेटेंट हीट वाला एनर्जी अभी तक एब्जॉर्ब नहीं किया गया इसके द्वारा। तो ये एक प्रकार से क्या है? हमारा इसके पास एनर्जी कम है। वही चीज है, वही चीज कहता है कि वाटर एट 0 डिग्री मींस दैट आइस एब्जॉर्ब्ड द अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर। 0 डिग्री पर वाटर होने का मतलब क्या? मतलब आइस ने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और वो आइस क्या बन गया? बन गया वो वाटर। सो वाटर possesses this additional amount of energy in the form of latent heat of fusion। और वही चीज है कि वाटर के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में, लेकिन जो आइस होगा 0 डिग्री पर उसके पास इस प्रकार का एनर्जी नहीं होगा, और इस वजह से 0 डिग्री पर जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे उनके पास ज्यादा एनर्जी होगा 0 डिग्री पर आइस के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यही चीज है। आगे अगर हम लोग पढ़ें तो आगे यहां पर हम लोग बॉइलिंग के फिनोमेना को पढ़ना है। बॉइलिंग क्या होता है भाई? बॉइलिंग एक प्रकार का बल्क फिनोमेना होता है। मतलब क्या? मतलब कहता है कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका जो पार्टिकल है वो फास्टर मूव करने लगता है, और पार्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद जो लिक्विड है वो बॉयल करने लगता है और गैस में यानी कि वेपर में चेंज होने लगता है। तो यहां पर ये आपका बॉइलिंग क्या होता है आपको पता होगा। जैसे वाटर की अगर हम लोग बात करें तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होने लगता है? वाटर बॉयल करने लगता है। बॉइलिंग आपने होता हुआ देखा होगा, बॉइलिंग में बुलबुले उठते हैं, पूरा एक प्रकार से वाटर बहुत हीट होने लगता है। ठीक है, तो बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना कहने का मतलब क्या है? मतलब कि आप ऐसा कंटेनर लें और वहां पर उस वाटर को अगर गर्म करते हैं तो बॉइलिंग हो रहा है। मतलब क्या? वाटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर के सारे पार्टिकल्स एक साथ क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। तो बॉइलिंग पूरा बल्क फिनोमेना होता है। ठीक है, व्हेन लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। मतलब जो यहां पर कंटेनर में आपका वाटर है वो ज्यादातर वाटर क्या होने लगेगा? वेपर में चेंज होने लगेगा, एक साथ पूरा हाई टेम्परेचर को रीच करेगा। ठीक है, अब यहां पर यह क्यों बताया जा रहा है कि बल्क फिनोमेना है बॉइलिंग? क्योंकि आगे आपको इवापोरेशन पढ़ना है। इवापोरेशन क्या होता है? सरफेस फिनोमेना होता है। उसका मतलब क्या? वहां पर हम समझेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जैसा ही होता है।
तो यहां पर कहता है कि डेफिनेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट का, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई लिक्विड बॉयल करने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, वो क्या कहलाता है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। ठीक है, अब यहां पर हमारे सामने आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था उसी प्रकार से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। मतलब क्या, मतलब यहां पर हम लोग 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, और यही हमारा क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। मतलब 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट पर जो हीट एनर्जी लगेगा वो हमारा क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगा होगा। ठीक है, आगे यहां पर क्या है, आगे वाई पार्टिकल्स इन स्टीम एट 373 केल्विन हैज मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वही सवाल है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है, मतलब अलग चीज के लिए पूछा गया है। मतलब यहां पर कहता है कि 373 केल्विन है, 373 केल्विन पर हमारा एक तरफ है स्टीम, मतलब एक प्रकार से जो वाटर वेपर होता है, स्टीम आपको पता होगा स्टीम क्या होता है। ठीक है, स्टीम उसका क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगा 100 डिग्री पर वाटर के कंपैरिजन में। वही बात है कि यहां पर जो ये स्टीम है इसने क्या किया है, ये भी पहले वाटर था तो क्या किया इसने, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब किया और ये बन गया स्टीम। तो इसके पास क्या है, ज्यादा एनर्जी है वाटर के कंपैरिजन में। वही बात है। ठीक है, अब यहां पर आगे बात करें तो आगे हमारे सामने है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या है भाई, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हमने अभी तक देखा कि हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को गर्म करते हैं लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं गैस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा क्या हो रहा है, यहां पर हमारा जो सॉलिड है उसको डायरेक्टली हम लोग गैस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल है कैम्फर। जैसे कि आपका यहां पर जो कपूर होता है जो कि आप पूजा वगैरह में यूज करते हैं, वो अगर आप एटमॉस्फेयर में रख दें, जैसे आप कपूर को जलाइए मत, सिंपली उसको रख भी दीजिएगा ना, और मतलब छोड़ भी दीजिएगा तो वो कुछ समय बाद गायब हो जाएगा। आप उसको हल्का सा हीट कर दें तो बहुत जल्दी वो गायब हो जाएगा। बिना उसको जलाए केवल हीट कर दीजिए उसको ना, तो वो गायब हो जाएगा। वो क्यों होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर। इसका एक्सपेरिमेंट यहां पर दिखाया गया कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैम्फर को लेते हैं, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, जला नहीं रहे, सिर्फ हीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर वेपर के रूप में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। और फिर इसको यहां पर हम लोग कैच करके चेक कर सकते हैं कि क्या वो रियलिटी में कैम्फर ही है। तो हाँ भैया वही है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करें तो आगे हमारे सामने है डिपोजिशन। डिपोजिशन की बात करें तो यहां पर डेफिनेशन इसका क्या है, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। मतलब जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होगा बिना लिक्विड बनाए तो हमारा वो क्या कहलाएगा, डिपोजिशन कहलाएगा। उदाहरण के लिए वही कैम्फर का उदाहरण लेते हैं। कैम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड को जब कूल किया जाएगा इसके वेपर को, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर आपने देखा कि क्या हुआ, यहां पर हीट किए, ये गैस में बन गया। लेकिन इसी गैस को जो कि यहां पर वेपर है इसको अगर हम कूल करते हैं, जैसे यहां पर ये वेपर जाकर के यहां पर बैठ जा रहा है, यहां पर बैठ जा रहा है, तो ये क्या बन गया, यहां पर डिपोजिशन हो रहा है। मतलब क्या, गैस जो था, वाटर जो इसका कैम्फर का वेपर था, वो क्या हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो यही चीज है डिपोजिशन का मतलब क्या, मतलब कि हम लोग गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए हुए। अब यहां पर देखिए, हमने टेम्परेचर वगैरह की बात कर ली, आगे क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा गैसेस के ऊपर, ये देखते हैं। तो कहता कि वी हैव लर्न दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉजेज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है भाई, अगर हम पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहे हैं तो उससे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। तो आगे कहता है
कि एन इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर कॉजेज इन चेंज ऑफ मैटर, वही चीज है। आगे कहता है कि फॉर एग्जांपल बाय कंप्रेसिंग द गैस फील्ड इन द सिलेंडर अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज फील्ड इन स्मॉल सिलेंडर इन लिक्विड फॉर्म। मतलब कि अगर हम लोग एलपीजी की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, सीएनजी की बात करें, तो वहां पर कंप्रेस करके हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में गैसेस को सिलेंडर में फिल कर सकते हैं। कहता कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। जब गैस के ऊपर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहां पर आपको उदाहरण दिया गया है, कहता कि वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। अब यहां पर एटमॉस्फेयर ये क्या है, एक यूनिट है हमारे प्रेशर का, उसके बारे में बताया गया है। एटमॉस्फेयर, जिसको कि शॉर्ट में एटीएम भी लिखा जाता है, इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। गैस के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बनाते हैं। जैसे कि हमारे आसपास, यहां पर मैं जो खड़ा हूं, मेरे आसपास जो एयर है एटमॉस्फेयर में, वो मेरे शरीर के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई कर रहा है। और एक एटमॉस्फेयर का आपका प्रेशर कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। और जनरली जो प्रेशर का हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो पास्कल यूज करते हैं। यही चीज कहता है कि द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। सी लेवल पर जो हमारा एटमॉस्फेयर द्वारा प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। अब यहां पर आगे ड्राई आइस के बारे में बात करना है। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमने देखना है तो आसानी से देख सकते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, यह है हमारा ड्राई आइस। मतलब क्या, मतलब कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक प्रकार से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वो क्या बन जाएगा, ड्राई आइस बन जाएगा। ड्राई आइस क्यों ये कहलाता है, पहला बात तो ये देखने में आइस जैसा लगता है और प्लस में ये बहुत ठंडा भी होता है, समझ गया, तो इसलिए इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। नॉर्मल आइस जो होता है वो जब पिघलता है तो भिगा देता है, ये सीधे आपको क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपको भिगाएगा नहीं लेकिन बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए हम इसको ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। कहता है कि वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट ऑन इन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ये भी रीजन है और साथ में एक और रीजन है कि ये ठंडा भी होता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है कि द कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का आपस में जो इंटर कन्वर्जन है उसको यहां पर देखते हैं। इसमें से कुछ चीजें हमने समझ ली, जैसे फ्यूजन यहां पर हमने पढ़ लिया, हमने यहां पर वेपराइजेशन पढ़ लिया, डिपोजिशन पढ़ लिया, और इसके साथ ही सब्लिमेशन भी हम पढ़ चुके हैं, और बाकी जो बचे हैं उनको यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे सॉलिडिफिकेशन पढ़ेंगे, कंडेंसेशन पढ़ेंगे, और भी जो है पॉइंट वो हम लोग समझ लेते हैं। तो कहता है कि द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। ये तो आप समझ गए, प्रेशर या फिर टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग सॉलिडिफिकेशन अब देखते हैं। सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या, मतलब यहां पर ये है कि द एक्ट और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम बीइंग अ लिक्विड और गैस टू सॉलिड फॉर्म। लिक्विड या गैस को जब हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको सॉलिडिफिकेशन हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो यहां पर सॉलिडिफिकेशन आपको जनरली लिक्विड के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन वो गैसेस के लिए भी कभी कभी अप्लाई होता है। मतलब अगर आप 9th के बाहर जाएंगे, आगे के क्लासेस में जाएंगे, तो वहां पर सॉलिडिफिकेशन गैसेस के लिए भी यूज होगा वर्ड, ठीक है। इसके बाद है कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच अ गैस और कूलिंग on cooling turns into liquid at specific temperature is called condensation और liquefaction। मतलब कि क्या है, मतलब जब गैस को ठंडा करके हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा वेपराइजेशन होता है, ठीक है। अब यहां पर आप अगर हम लोग बात करें तो आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है, इवापोरेशन हमें पढ़ना है। अब यहां पर देखिए वेपराइजेशन हमने क्या कहा, वेपराइजेशन कहा कि अगर हमारा जो ये जो लिक्विड है उसको जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा वेपराइजेशन होता है। लेकिन वेपराइजेशन जो होता है वो 2 कंडीशन में होता है। पहला तो है आपका बॉइलिंग पॉइंट पर, जब हम लोग बॉइलिंग करते हैं तब हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और दूसरा होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब क्या,
मतलब कि यहां पर जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेंपरेचर पर कन्वर्ट हो रहा है। समझ गए? तो आइए इवापोरेशन को देखते हैं। कहता है डेफिनेशन, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेंपरेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। मतलब यहां पर क्या है कि हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के कम टेंपरेचर पर हो रहा है। मतलब कि अगर हम लोग वाटर को देखें तो वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता है तो 70, 60, 40 डिग्री टेंपरेचर पर जो हमारा वाटर वेपर बनेगा, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, वो कंडीशन क्या कहलाएगा? इवापोरेशन कहलाएगा। प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना है। मैंने पहले कहा था इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है, लेकिन बॉइलिंग बल्क फिनोमेना होता है। मतलब क्या? मतलब कि इवापोरेशन जो होगा वो सरफेस पर होगा। जैसे अगर हम लोग देखें, यहां पर आप क्या देख रहे हैं? ये तालाब है, ये एक तालाब है। तालाब में इवापोरेशन होगा, मतलब यहां पर जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहां पर जो गैस में कन्वर्जन होगा, सरफेस पर जो पार्टिकल्स होंगे सिर्फ उनका होगा। यहां तालाब के अंदर में जो पार्टिकल्स बैठे हुए हैं उनका नहीं होगा। समझ गए? तो ये क्या हो गया? सरफेस फिनोमेना हो गया। लेकिन जब बॉइलिंग होगा ना, तो बॉइलिंग में यहां पर सरफेस के अलावा अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी साथ में बॉयल करेंगे, वो भी आपके धीरे धीरे क्या होंगे? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे। तो यहां पर यही चीज है कि जो हमारा इवापोरेशन होता है ये हमारा सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है? कहता है कि सम पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड लोकेटेड ऑन द सरफेस व्हिच हैव हायर काइनेटिक एनर्जी बिकम फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। यहां पर क्या होता है कि यहां पर आपने कोई बर्तन में लिक्विड रखा हुआ है, या फिर बाहर नदी में है, तालाब में, कहीं पर भी है, कोई लिक्विड है। उस लिक्विड में आपने क्या किया? ऐसे छोड़ दिया है, उसका सरफेस है। अब यहां पर इस लिक्विड के ऊपर हो सकता है धूप पड़ रहा है, या फिर किसी और तरीके से एनर्जी इसको मिल रहा है। तो यहां पर इसमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनको काफी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा और इनका काइनेटिक एनर्जी बहुत इंक्रीज कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनका बहुत इंक्रीज कर जाएगा, तो आसपास के पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनको ज्यादा एनर्जी मिल गया, तो ये क्या कर जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। मतलब क्या हो जाएंगे? अपना स्टेट चेंज कर लेंगे, ये लिक्विड से गैस बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इवापोरेशन होता है। समझ गए? लेकिन बॉइलिंग क्या होता है? उसमें हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है? आगे कहता है कि फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन को कौन कौन से कंडीशंस अफेक्ट करते हैं? तो यहां पर जो जो चीजें अफेक्ट करती हैं उसमें सबसे पहला है सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है ह्यूमिडिटी और चौथा है विंड स्पीड। आइए इनको हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है कि इवापोरेशन को सरफेस एरिया अफेक्ट करता है। मतलब क्या? मतलब इवापोरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि इवापोरेशन क्या है? सरफेस प्रोसेस है, मतलब सरफेस फिनोमेना है, मतलब सरफेस पर यह होता है, नीचे से इसको कोई मतलब नहीं है। ऊपर सरफेस पर सिर्फ कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो एनर्जी गेन करके गैस बन जाएंगे। अब यहां पर कहता है कि इवापोरेशन का रेट इंक्रीज करेगा जब हम सरफेस इंक्रीज कर देंगे। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि यहां पर देखिए तालाब है, तालाब में इवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, हो रहा है भाई, धूप पड़ रहा है, धूप का एनर्जी से कुछ पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गया, वो क्या बन गए? गैस बन गए। अब तालाब में अगर इतना छोटा सा इलाका होगा, जैसे यह मैं यही बता देता हूं कि तालाब में मान लीजिए कि इतना छोटा सा इलाका होगा, तो हो सकता है यहां से 10 पार्टिकल हमारे जो हैं वो क्या बन जाए? वो गैस बन जाए। लेकिन अगर यही इतना बड़ा तालाब तो हो सकता है यहां से 100 पार्टिकल होंगे। मतलब कि यहां पर बात है कि एरिया जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स सरफेस पर होंगे और उतने ज्यादा पार्टिकल्स आपके क्या बनेंगे? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। आगे कहता है कि दिस इज बिकॉज, वही चीज को एक्सप्लेन करता है, इवापोरेशन इज सरफेस प्रोसेस, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग सरफेस। दिस इज बिकॉज एडिंग मोर सरफेस ड्यूरिंग द इवापोरेशन अलाउज द पार्टिकल ऑफ सरफेस टू एब्सॉर्ब मोर एंड मोर हीट from the surrounding which increases the kinetic energy of particle and increases the rate of evaporation। मतलब यही चीज है कि जब हम लोग सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो ज्यादा पार्टिकल सरफेस पर आते हैं और वो ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और ज्यादा पार्टिकल्स गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। समझ गए?
आगे यहां पर बात करें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो पार्टिकल्स हैं उनको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलता है और उससे भी हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, मान लो कोई तालाब है, मान लो जैसे मेरे इलाके, मेरे घर के पास तालाब है, ठंडी के दिनों में मेरे घर के आसपास का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, वही तालाब है, तो यहां पर क्या होगा, इवापोरेशन आपका कम होगा क्योंकि यहां पर एनर्जी, सराउंडिंग में एनर्जी बहुत कम है। लेकिन यही जब गर्मी के दिन आते हैं तो यही हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और यहां पर पूरा तालाब सूख जाता है। क्यों सूख जाता है भाई? क्योंकि हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर गया, यहां पर ये ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है तालाब और ज्यादा पार्टिकल्स गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? हाइयर टेम्परेचर की वजह से। ठंडी के दिनों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर सराउंडिंग में उतना एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी नहीं है तो ये अब्सॉर्ब कहां से करेंगे और ये कहां से गैसेस में कन्वर्ट होंगे। लेकिन वहीं जब गर्मी के दिन आते हैं तो यहां पर ज्यादा एनर्जी सराउंडिंग में अवेलेबल है तो ये ज्यादा पार्टिकल्स एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और यहां पर हमारा इवापोरेशन हो जाता है। अब यहां पर आपके सामने ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करता है इवापोरेशन को? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने वाटर वेपर, कितने वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, यानी वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ज्यादा ह्यूमिडिटी है। अगर वाटर वेपर्स कम प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कम ह्यूमिडिटी है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो हमारा इवापोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सोचो कि तुम्हारा एटमॉस्फेयर में जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसका कुछ एक कैपेसिटी होता है वाटर पार्टिकल्स को होल्ड करने का। जैसे अगर तुम मान लो एक गिलास पानी लेते हो, उसमें हो सकता है तुम 10 ग्राम चीनी को घोल दो, 100 ग्राम चीनी को घोल दो। तुम 1 किलो चीनी एक गिलास पानी में थोड़ा ही ना घोल सकते हो, नहीं घोल सकते हो ना। उसी प्रकार से तो तुम्हारे आसपास का एयर है उसमें कुछ कैपेसिटी होती है कि वो कितना पानी को होल्ड करेगा, कितना वाटर वेपर को होल्ड करेगा। अगर पहले से बहुत ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, मतलब कि ह्यूमिडिटी हाई है, तो वो और वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकता है, तो वहां पर इवापोरेशन नहीं होगा क्योंकि जगह नहीं है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो वहां पर सारे जो खाली जगह हैं वो खाली हैं, वहां पर कोई वाटर वेपर नहीं है, तो वो आसानी से वहां पर वाटर वेपर जनरेट हो सकते हैं, इवापोरेशन हो सकता है और वो अपने जगह को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज है कि अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो हमारा इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके बाद इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब हमारा विंड स्पीड इंक्रीज करेगा तो हमारा इवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा आपका इसलिए है कि मान लो यहां पर इवापोरेशन हो रहा है, यहां पर आपका बर्तन है, मान लीजिए बर्तन है या फिर तालाब है, ये आपका इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेशन होके यहां पर आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, जो कि यहां पर हवा में आ गए, तो आपके इस इलाके का ह्यूमिडिटी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर गया तो अब यहां पर इवापोरेशन नहीं होगा। लेकिन जब हवा चलेगा तो सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, हवा के साथ उड़ जाएंगे, हवा के साथ उड़ जाएंगे और ये पूरा आपका सराउंडिंग क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हवा बहने की वजह से ह्यूमिडिटी फिर से कम हो जाएगा, फिर से यहां पर क्या हो सकता है, इवापोरेशन हो सकता है और यहां पर आपके पार्टिकल्स एयर में जाकर पहुंच सकते हैं, मतलब इवापोरेशन हो सकता है। सिंपली समझिए। तो यहां पर क्या हुआ कि जब विंड स्पीड रहेगा, विंड चलेगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वाटर वेपर्स को विंड अपने साथ कैरी करके ले जाएगा और आपके आसपास का ह्यूमिडिटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से वाटर वेपर जो हैं आसानी से जनरेट होने पाएंगे, इवापोरेशन होने पाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर समरी क्या है, मतलब इवापोरेशन से रिलेटेड, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन, ये तो पॉइंट्स हमने ऊपर देख लिया, वही चीज है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन, इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है कि भाई जो इवापोरेशन होता है वो कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। जब इवापोरेशन होगा तो एटमॉस्फेयर, आसपास का एटमॉस्फेयर क्या होगा, ठंडा होगा। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब यहां पर हमारा लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी उसको चाहिए होता है, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। कितना एनर्जी? लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है।
मतलब कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी वो पार्टिकल लिक्विड से गैस बनेगा। और वो एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब करता है? अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है। तो जब हमारा इवापोरेशन होता है तो यहां पर जो जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एक प्रकार से एब्जॉर्ब करता है, और इसकी वजह से जो सराउंडिंग है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इवापोरेशन क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। इसको दूसरी तरीके से कहें तो व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवापोरेट्स जो सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड। यही बात है। जैसे उदाहरण के लिए आप जो मटका यूज करते हैं, घड़ा में आप जो पानी रखते हैं उसमें भी यही इफेक्ट यूज किया जाता है। जो लिटिल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं घड़े के, मिट्टी के घड़े के, उससे पानी बाहर आता है और वो पानी इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होता है तो उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। समझ गए? आगे क्या क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, एसीटोन होता है जिससे कि नेल पॉलिश को रिमूव किया जाता है। अगर वो आप अपने हाथों पर डालें तो आपका हाथ में बहुत ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों ठंडा फील होगा? क्योंकि वो बहुत जल्दी इवापोरेट होता है, और जब वो हाथों पर डालते हैं तो वो एसीटोन आपके हाथों से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हीट एनर्जी को, जिससे कि आपको ठंडा फील होता है। समझ गए? यही चीज कहता है कि द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। पाम क्या होता है? ठंडा फील होता है, क्योंकि वहां पर आपका जो हाथ है उससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में हमें कॉटन क्लॉथ क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो है इवापोरेशन में मदद करता है। कैसे इवापोरेशन में मदद करता है? समर के दौरान हम क्या करते हैं, पसीना हमारे शरीर में बहुत जनरेट होता है, और जब कॉटन क्लॉथ को हम पहनते हैं तो वहां पर कॉटन क्लॉथ हमारे शरीर से उस पसीने को सोख करके अपने सरफेस पर लाने में, जैसे ये मान लो कॉटन क्लॉथ अगर हो तो मेरे शरीर से सोख लेगा और ऊपर के सरफेस पर ला देगा, जिससे इवापोरेशन आसानी से होने पाएगा और हमारा शरीर हमको क्या होगा? ठंडा फील होगा। समझ गए? आगे बढ़े तो आगे यही चीज को एक्सप्लेन किया गया, आप देख सकते हैं। आगे क्या है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर किसी ग्लास में अगर हम लोग रखें या फिर वाटर बोतल में रखें तो उसके बाहर के सरफेस पर हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों दिखते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर जो है वो बहुत ही ठंडा है, मतलब जो बोतल है, ग्लास है, बहुत ही ठंडा है। तो आसपास के एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंसेशन की वजह से यहां पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें वाटर वेपर्स वहां पर नजर आते हैं। आगे कहता है कि वाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड इन समर। मतलब कि आप भी अपने घर में देखते होंगे कि अगर छत को या फिर मैदान को ठंडा करना होता है तो वहां पर वाटर वेपर्स डाले जाते हैं। क्यों? पानी डाले जाता है, पानी स्प्रिंकल किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब पानी वहां उस सरफेस पर पड़ता है तो वो पानी वहां के सरफेस के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और कुछ पार्टिकल्स वेपर बन जाते हैं और वो अपने साथ उस हीट एनर्जी को ले जाते हैं और वो सरफेस क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इस वजह से आगे कहता है कि हाउ डज अ वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। ये चीज तो मैं आपको समझा चुका हूं कि अर्थन पॉट्स जो होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, घड़ा जो होता है, उसमें लिटिल पोर्स होते हैं। जब पानी उसमें आप रखते हैं तो वो पोर्स के जरिए पानी बाहर की ओर आता है, और वो बाहर जो पानी है सरफेस पर वो इवापोरेट करता है, और इवापोरेट करने के दौरान जो मिट्टी मटका है उसके अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे यहां पर आपके सामने क्या है, डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन। वेपराइजेशन और इवापोरेशन में क्या फर्क होता है ये भी ध्यान रखना है आपको। कहता है कि वेपराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ड्यूरिंग वेपराइजेशन ऑल ऑफ वाटर कैन टर्न इनटू गैस। For evaporation, only the top level of water is turned into gas. Depending on the process, a heat source may or may not be required. The process does not require use of heat source. क्या पॉइंट है भाई? सिंपल सी बात है। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा वेपराइजेशन हो गया, और अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट से नीचे
अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, इवापोरेशन हो गया। वेपराइजेशन के दौरान सारा वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग किसी बर्तन में पानी को गर्म करें तो उसको अगर हम लोग बॉईल करते हैं तो कुछ समय बाद पूरा पानी गायब हो जाएगा, लेकिन हमारा इवापोरेशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टॉप का जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ वही एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे और वही क्या होंगे, इवापोरेट होंगे। अब यहां पर वेपराइजेशन के लिए आपको हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो सकता है, बॉयल करने के लिए हो सकता है कि कहीं बाहर से भी मिल जाए, लेकिन जब इवापोरेशन होता है वहां पर हीट एनर्जी हमें देने की जरूरत नहीं होती। वेपराइजेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है, खुद से होता है। ठीक है, आगे बढ़े बात करें तो यूनिट्स वगैरह बताए गए हैं, जो कि यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी के रूप में आपके यूज होते हैं। आपके साइंस में उनकी बात यहां पर की गई है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आप ध्यान रखें तो अच्छी बात है। जैसे केल्विन आपका टेम्परेचर का होता है, मीटर, लेंथ, मास किलोग्राम, वेट न्यूटन, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक मीटर, प्रेशर पास्कल, ये सारे जो आपके मीटर्स हैं, यूनिट्स हैं जो कि यूज किए गए हैं, यूज किए जाते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, सारे आपके नोट्स कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। और हाँ, इसमें आप ध्यान रखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा, और अगला चैप्टर का आप नोट्स पढ़ सकते हैं। जाइए अगला चैप्टर आप पढ़िए।